देखिए, आज का जो डेट चल रहा है ये एजुकेटेड लोगों का टाइम है, बिल्कुल एजुकेटेड लोगों का दौर चल रहा है। लेकिन हकीकत बताऊं तो आज के वक्त में भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। तो क्या उनका डरना ये सही है? क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से रियल में पैसे डूब जाते हैं? क्या रियल में म्यूचुअल फंड कंपनीज भाग सकती है? इन सारे मुद्दों के ऊपर बिल्कुल हम एक डेटा के साथ बात करने वाले हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये डरना सही है या नहीं है। और उससे भी ज़रूरी बात कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो उसके पीछे का भी कुछ रीज़न होना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो फिर क्या रीज़न होना चाहिए कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखें। हो सकता है कि कुछ वीडियो लंबी हो जाए, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में दिया गया एक एक मिनट आपका लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि ट्रस्ट भी देता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों से पैसे मंगवाया जाता है। फिर एएमसी कंपनी जो होती है वो एक फंड मैनेजर को हायर करती है, जो मैनेजर बहुत ही एजुकेटेड और हायर क्वालिफाइड होता है। फिर वो अपने सोच समझ के हिसाब से उन पैसों को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर देता है। मतलब ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है जहां से उसका आने वाला फ्यूचर में रिटर्न बढ़िया आ सके। उसके बाद फिर वहां से जो बेनिफिट होता है उसमें से कुछ परसेंट एएमसी कंपनी जो होती है वो अपने पास रख लेती है। वो पैसे इसलिए रखती है क्योंकि उसको कंपनी चलाना है, उसने भी बहुत कुछ अरेंज किया है, फंड मैनेजर को देना है, उसके पीछे जो उसकी टीमें होती हैं उसको देनी पड़ती है, तो उसके लिए कुछ परसेंटेज एएमसी कंपनी रख लेती है। उसके बाद सारे पैसे रिटर्न के साथ, मतलब प्रॉफिट के साथ इन्वेस्टर को लौटा दिया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये काम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये एएमसी कंपनी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि भाई एएमसी क्या होती है। तो देखिए, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। लेकिन इसको और डीपली अगर हम समझे तो इसका पूरा मतलब होता है कि सेबी में रजिस्टर्ड वो कंपनीज जो म्यूचुअल फंड स्कीम निकालती है या फिर तैयार करती है, बनाती है, जो भी आप कह सकते हैं, अपने हिसाब से समझ लीजिए आप, है ना। और फिर लोगों से पैसे मंगाती है तो उसे एएमसी कहा जाता है। जैसे कि एसबीआई की कई सारे फंड्स है तो इसको भी आप एएमसी मान सकते हैं। उसी तरीके से एचडीएफसी बैंक के भी बहुत सारे स्कीम आपको म्यूचुअल फंड मार्केट में देखने को मिल जाएगा, तो एक तरह से उसे भी एएमसी कहा जा सकता है। और कहा जा सकता है क्या, मतलब है ही। देखिए, अभी तक हम वीडियो में जान रहे थे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, एएमसी कंपनीज क्या होती है, किसे कहते हैं, ये सारी बातें अभी तक हम वीडियो में जान रहे थे। बट अब यहाँ से वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है, जो हमारा असल मकसद है। मतलब ये कि आखिर क्यों, क्या रीज़न है कि लोग आज भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं जबकि ये पढ़े लिखों का टाइम है। तो देखिए, मैं आपको साफ सुथरा, किसी तरह को उलझाने वाली बात नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा वजह जो है वो है सही नॉलेज का नहीं होना। देखिए, ये सुनने में बड़ा ईजी लगता है, बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसको समझना ज़रा मुश्किल ज़रूर है। तो आखिर आप समझना चाहते हैं कि वो कैसे, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आपको मैं बताने और दिखलाने वाला हूँ वो सारे कुछ सबूत के साथ मैं बताऊंगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक के भी कह देते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी ही भाग जाएगी। अब यही दो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग डरते हैं, जबकि नॉलेज न होने की ही लिस्ट में ये भी आता है कि भाई कंपनी भाग जाएगी, क्योंकि नॉलेज नहीं है तभी तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं दो समस्याओं को समझेंगे, फिर हमें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड कंपनी ही भाग जाएगी। तो देखिए, उनको मैं कहना चाहूँगा कि भाई कंपनी कैसे भाग जाएगी, इस बात को सबसे पहले आप समझिए। जो भी कंपनी म्यूचुअल फंड स्कीम निकालना चाहती है उसे सबसे पहले सेबी के अंडर में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और रजिस्टर्ड करवाने के लिए बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे लीगल कागजात उन्हें सेबी के सामने पेश करने पड़ते हैं।
प्लस सेबी के जो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तब जाकर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सेबी के अंडर में हो पाता है। उसके बावजूद भी सेबी एक गहरी नज़र रखती है उन कंपनियों पे कि कौन सी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई ज़्यादा इधर उधर वाला काम तो नहीं हो रहा है। तो सोचिए कैसे भाग जाएगी कंपनी। और दूसरी बात, मानकर चलिए कि एक दुकान आपने किसी चौक चौराहे पर खोल लिया, वो दुकान आपकी बहुत अच्छी चल रही है, उस दुकान से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए क्या उस दुकान को आप बगैर वजह छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो यही कायदा कानून, यही वसूल यहाँ पर भी लागू होता है कि म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसे बढ़िया बेनिफिट्स है, उसे अच्छा खासा बेनिफिट्स है हम इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट करने से। और दूसरी बात, सेबी की नज़र भी है। अब सोचिए सेबी की निगरानी और हमसे उसको फ़ायदा म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो वो भागेगी क्यों? कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि कोई रीज़न तो चाहिए भागने के लिए, और यहाँ पर कोई रीज़न तो देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले समस्या सोल्व हो जाता है कि कंपनी भाग तो नहीं सकती है। अब हम उनकी बात करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पैसे डूब जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसे नहीं डूबते हैं। क्यों नहीं डूबते हैं? क्योंकि जो भी पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो हमारे और आपके जैसे लोग मैनेज करने वाले नहीं होते हैं, बल्कि उस पैसे को मैनेज करने वाले बिल्कुल क्वालिफाइड एकदम हायर पर्सन होते हैं जो उन पैसों को मैनेज करते हैं। उसे पता है कि कब पैसे को इन्वेस्ट करना है, कब एग्जिट करना है, कब हमें इन्वेस्ट करना है, कब किस कंपनी में लगाना है, कब किस कंपनी से निकालना है। ये सारे पोजीशंस उसको कब लेने होते हैं, कब क्या डिसीजन लेना है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। वो उन चीज़ों की नॉलेज लेकर आकर तब वो काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड में पाया जाता है, ये आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि बहुत छिड़िया देना, बहुत अपनी ज़बान में मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग जगह पे उन चीज़ों को बांट देना। देखिए, आप जो भी पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान कर चलिए कि एसबीआई का कोई स्कीम है जिसमें आपने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब एसबीआई की जो स्कीम है जिसमें आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, उस फंड का, उस स्कीम का जो फंड मैनेजर होगा उस पैसे को वहाँ पर नहीं रखेगा, बल्कि वो अलग अलग 10-15 कंपनियों में, मान लीजिए 20 कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। अब सोच कर देखिए, आपने जो 5,000 रुपये एक स्कीम में लगाया है, उस स्कीम का फंड मैनेजर अलग अलग 20 जगहों पे उन पैसों को लगा दिया है, तो उनमें से एक कंपनी अगर डूबी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन रुकिए, मैंने ये तो कह दिया कि भाई उनमें से एक कंपनी डूबी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, डूबेगी नहीं। हाँ, ये माना जा सकता है और ये मैं भी मानूंगा कि एक तरह एक्सेलेंट परफॉर्म नहीं करेगी हर कंपनी, ये राइट है अपनी जगह, लेकिन डूबने की जहाँ तक बात है तो डूबती कोई कंपनी नहीं है म्यूचुअल फंड में। हाँ, ये हो सकता है कि एक तरह परफॉर्म ना करे, हो सकता है किसी का परफॉर्म बहुत ही ख़राब हो, लेकिन दूसरी कोई ऐसी कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट किया गया जिसका परफॉर्म बहुत अच्छा हो, तो मतलब एक जगह ख़राब परफॉर्म हो रहा है, 2-3 जगह 4 जगह पे अच्छा परफॉर्म हो रहा है, तो वो मैनेज हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। बैलेंस्ड ही नहीं बल्कि उसके बावजूद भी प्रॉफिट में रहता है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट। तो इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इस तरीके से फंड में डाइवर्सिफाइड होता है, जिसकी वजह से रिस्क के फैक्टर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, रिस्क भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। और दूसरी बात है कि ये चीज़ें आपको हेल्प करता है कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिटर्न मिल सके। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है, स्टॉक्स में लगाया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी रिस्क रहता है और पैसे डूब जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में बहुत ऐसे फंड्स हैं जो शेयर बाज़ार में निवेश नहीं करते हैं, बहुत टाइप्स के फंड होते हैं। आप ऐसे फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, ट्रेजरी बिल्स में, इस तरीके के जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है। आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप में लगाए गए जो ज़्यादातर पैसे होते हैं वो शेयर मार्केट में या स्टॉक्स आप कह सकते हैं कि उसमें निवेश किया जाता है। तो ऐसे फंड का सिलेक्शन ही मत कीजिए ना, गवर्नमेंट बॉन्ड में आप लगा दीजिए, ट्रेजरी बिल्स में लगाइए। इन जगहों पे अगर आप लगाते हैं तो हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पर रिस्क बिल्कुल न के बराबर हो जाता है, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा कम ही मिलेगा। लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड की किसी ऐसे फंड में गलती से हो या जानबूझकर हो, ऐसे फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया जो अपने एसेट का ज़्यादातर हिस्सा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या आपके पैसे रियल में डूब जाएंगे?
तो चलिए इसके लिए हम जानते हैं पास्ट को लेकर, मतलब पास्ट में हम जानते हैं कि कोई ऐसा स्मॉल कैप है जो पास्ट में डूब गया हो और अपने इन्वेस्टर को डुबा दिया हो, अपने इन्वेस्टर के पैसे को डुबा दिया हो। तो इसके लिए हमें कुछ स्मॉल कैप फंड के पास्ट परफॉर्म को देखना पड़ेगा कि क्या उसने अपने इन्वेस्टर के पैसे को डुबाया है या फिर उन्हें अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो इसके लिए मैंने कई सारे फंड का नाम लिख कर रखा हुआ है, बाज़ाब्ता एक नोटबुक मैंने तैयार करके रखा हुआ है, या आप ही के लिए मैंने करके रखा हुआ है, इसमें मैंने लिख कर रखा हुआ है। इसमें कुछ फ़ंड के नाम हैं, बहुत सारे फंड्स हैं ऐसे। अगर मैं सारे फंड्स को वीडियो में इंक्लूड कर देता तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती। बस 2-3 फंड है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आता है SBI स्मॉल कैप फंड। इसने 1 ईयर में 19.83% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। 2 ईयर्स की बात करें तो 16.19% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 37.53% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 5 ईयर्स में 19.02% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। और वहीं पर अगर हम 10 ईयर्स की बात करें तो 26.69% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने 1 ईयर में मतलब 30.22% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर में 23.31% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 3 ईयर्स में 46.86% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 5 ईयर्स में 19.99% का रिटर्न दिया है। और 10 ईयर में 27.01% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। अब आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। देख 1 ईयर में इस फंड ने 29.82% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर में 22.24% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 3 ईयर में 63.45% का रिटर्न दिया है। सोच कर देखिए कितना हाई फाई रिटर्न है। ज़रा इसको आप SIP कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कीजिएगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है 5 ईयर्स में तो 26.56% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 10 ईयर की अगर हम बात करें तो 16.60% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। उसके बाद अब मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। यहाँ पर 2 से 3 फंड का मैंने आपको रिटर्न दिखलाया कि पास्ट में इसने ऐसा रिटर्न दिया है, जबकि ये सारे वो फंड्स हैं जिसमें काफ़ी रिस्क है और ये अपने एसेट का ज़्यादातर मतलब अपने फंड का ज़्यादातर पैसा जो होता है वो शेयर मार्केट में स्टॉक्स में निवेश करता है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म है। आप जितने भी स्मॉल कैप हैं जो अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं वही तो होते हैं स्मॉल कैप ना, उनमें से किसी को भी उठाकर ले लीजिए, देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि 90% स्मॉल कैप ऐसे होंगे जिनका 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का मतलब लॉन्ग टर्म में आप अगर निवेश करते हैं स्मॉल कैप में तो कम से कम 15-16% का रिटर्न आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। शायद ही कोई फंड होगा जो कम रिटर्न दिया होगा, 10-12% का रिटर्न दिया होगा, नहीं तो ज़्यादातर फंड ऐसे होंगे जो 15 से ऊपर का ही रिटर्न दिया होगा। ये चीज़ें जो मैंने आपको दिखलाया है वो खुद भी आप रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसको ज़रा आप SIP कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कीजिएगा। 5 साल 10 साल में अगर इससे 5 साल 10 साल पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट किए होते 1000 रुपये 2000 से, तो आज आपके पास कितने अमाउंट होते और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट क्या होता और उसका रिटर्न क्या होता, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इतना आप खुद भी करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बताया है, बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।